हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है Hadoop आर्किटेक्चर एंड इट्स कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप with the relational database management systems. So these are the learning objectives of this topic. And so Hadoop, what is Hadoop? Hadoop basically एक open source Java based framework है जो पॉसिबल बनाता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को और पैरेलल प्रोसेसिंग को। एंड इसको फर्स्टली डेवलप किया था डॉग कटिंग ने एंड माइक कैफरेला ने इन 2005। एंड इट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय गूगल्स मैप रिड्यूस एंड गूगल फाइल सिस्टम पेपर्स। सो इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट इसमें ये था कि हम बेसिकली एक सिंगल सर्वर पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स पे हम स्केल अप करना चाह रहे थे। उससे हमें क्या अचीव अचीव होती थी? हमें एक तो कंप्यूटेशन टाइम हमारा रिड्यूस होता था, उसके अलावा हमारी कंप्यूटेशन लोकल हो जाती थी एंड स्टोरेज भी लोकल हो जाती थी। मतलब आपको डाटा को कहीं नहीं लेके जाना पड़ता था, आप कंप्यूटेशन डाटा के पास लेकर आते थे। सो इट वाज अ बिग एडवांटेज जब डाटा आपका एक्सप्लोड कर रहा था, बिग डाटा में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री है। 2003 में गूगल ने अपना फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फिर उन्होंने इससे बियॉन्ड जाके एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम जिसे मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दे पब्लिश both these paper in back in 2003 and 2004. MapReduce is just like a programming paradigm, just similar to the object-oriented programming। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में भी आप सेपरेट लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, बल्कि वो प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। इस तरह मैप प्रोड्यूस भी एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। फिर 2005 में डग कटिंग ने HDFS जो कि हेडियो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो कि बेस करता था गूगल फाइल सिस्टम पे, उसको इम्प्लीमेंट किया और मैप रिड्यूस को इम्प्लीमेंट किया एक सर्च इंजन में जिसको नच कहते थे। याहू ने जब कटिंग को हायर कर लिया तो फिर हडूप को एक सेपरेट वेंचर या प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च किया अपाची ने। ठीक है, अपाची। और 2008 में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें उन्होंने 1 टेराबाइट ऑफ डाटा को सॉर्ट किया इन जस्ट 209 सेकेंड्स, यानी 3.5 मिनट के करीब टाइम लिया 1 टेराबाइट डाटा को स्टोर करने के लिए, जो उस टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 2011 में हडूप का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ ऑफिशियली और इट वाज ओपन सोर्स, एनीवन कैन यूज इट। एंड 2013 में इसका सेकंड वर्जन, 2007 से ऑनवर्ड इसका थर्ड वर्जन अभी चल रहा है। तो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री। अच्छा, इसमें कोर प्रिंसिपल क्या थे कि हम डाटा को कहीं ट्रांसपोर्ट करने के या मूव करने के बजाय हम कहते थे हम कंप्यूटेशन ही डाटा के पास ले जाए। ठीक है। एंड सेकेंडली वी वांट टू रन द सिस्टम ऑन कमोडिटी हार्डवेयर। मतलब हमें कोई एक्सपेंसिव सर्वर्स या पीस ऑफ हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हम आम पीसी अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते थे। देन इट वाज फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट था तो इसका मतलब ये है कि अगर क्योंकि प्रोसेस पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड वे में जो ना रन हो रहा है, तो आपके एक या दो कंप्यूटर्स अगर ऑफलाइन भी हो जाते तो आपका प्रोसेस या कंप्यूटेशन नहीं रुकती थी। एंड सेकेंडली हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को पॉसिबल किया गया। दो किस्म की स्केलेबिलिटी होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल से मुराद ये कि आप एक ही सर्वर को अपग्रेड करते जाते हैं एंड उसमें नया प्रोसेसर, नए रैम या बैंडविड्थ उसकी इंक्रीज करते हैं। um, लेकिन हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आप सर्वर्स को अपग्रेड नहीं करते, बल्कि आपके पास जो मसलन एक सिस्टम है जो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, उसके साथ उस जैसा ही एक और पर्सनल कंप्यूटर लगा लें, तो ये वर्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाती है। देन राइट वंस एंड रीड मैनी, यानी एक दफ़ा आप राइट करने और मल्टीपल टाइम्स इसको रीड करें कर सकें। दिस वाज आल्सो कोर प्रिंसिपल ऑफ हेडूप आर्किटेक्चर। ओवरऑल देखें तो इसके चार कंपोनेंट हैं मेजर। फर्स्ट वन इज इसका अपना फाइल सिस्टम है। इसके फाइल सिस्टम में और बाकी के फाइल सिस्टम में डिफरेंस ये है कि इट इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम। मतलब ये कि आप, और ये फॉल्ट टॉलरेंस कैसे करता है
हम अपने जो फाइल्स हैं या डाटा है उसको जब स्टोर करते हैं तो उसको उसकी रेप्लिकास बना लेते हैं। तो रेप्लिकास बनाने के बाद हम उसको, यानी कि 1 GB की अगर फाइल है तो वो 3 GB की बन जाएगी। सेकेंडली जो प्रिंसिपल इसमें है इम्पोर्टेंट, वो है इसमें ब्लॉक का। ब्लॉक का अभी आगे भी आएगा। तो ब्लॉक ब्लॉक साइज क्या होता है कि आप अपने डाटा को एक टाइम इक्वल पोर्शंस में सब डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 1 GB की अगर फाइल है तो आप उसको 100 MB की पोर्शंस में डिवाइड कर लें। तो आपके पास 10 पोर्शंस बन जाएंगे उस फाइल के, और फिर हर पोर्शन के आपने 2 रेप्लिकास भी बनाने हैं, यानी 3 3 कॉपीज हो जाएंगी। तो और वो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द अक्रॉस द ऑल द नोड्स या क्लस्टर सिस्टम्स, कि आपको अगर एक या दो नोड्स किसी वजह से ऑफलाइन हो जाते हैं तो आप के जो रेप्लिकास उन ऑफलाइन होने वाले सिस्टम पे जो डाटा पड़ा था उसके रेप्लिकास जहाँ जहाँ पड़े हैं, आप वहां से उन रेप्लिकास को रिट्रीव करके और अपनी कंप्यूटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट था। मैप रिड्यूस इसका एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इसको फॉल्ट टॉलरेंट, सॉरी, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। इसमें दो मेन जो मेथड्स होते हैं, टास्क होते हैं, एक मैपिंग का, दूसरा रिड्यूसिंग का। वो भी आगे हम देखेंगे। यार्न बेसिकली इसका रिसोर्स स्केड्यूलर है। इसको येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर कहते हैं। और ये आपकी क्लस्टर के रिसोर्सेज जैसे सीपीयू या मेमोरी या जॉब स्केजुलिंग को मैनेज करता है। उसके अलावा यूटिलिटीज या लाइब्रेरीज जो कि हडूप के मॉड्यूल्स में हैं, ठीक है, वो हडूप कॉमन्स का हिस्सा है। अच्छा, अब बात करते हैं हडूप इसके फाइल सिस्टम की। सबसे पहले है तो फाइल सिस्टम में इसका क्या है कि फाइल सिस्टम में हमारे पास इसके हम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। मास्टर को हम नेम नोड कहते हैं, एंड स्लेव को हम डाटा नोड कहते हैं। नेम नोड जो होता है या मास्टर कंप्यूटर, वो आपका जो ना मेटा डाटा को मैच करता है। वो एक्चुअली कोई डाटा खुद स्टोर नहीं करता बल्कि एक मैनेजर के तौर पे एक्ट करता है, और उसको उसमें हमारे पास मेटा डाटा क्या होता है कि हमारे पास कौन सी फाइल के कितने ब्लॉक्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्टोर है, किस किस नोड पे, डाटा नोड पे हमारे स्टोर है। तो वो नेम नोड मैनेज करता है। डाटा नोड में एक्चुअली कंप्यूटेशन स्टोरेज जो कि वहाँ पे होती है, तो एक्चुअली कंप्यूटेशन भी वहाँ पे होती है। ठीक है। सेकेंडरी नेम नोड उस सूरत में होती है जहाँ पे आपके नेम नोड जो है वो ज़्यादा टाइम ना ले या वो फेलियर की तरफ ना चले जाए। तो आपने अगर पीरियोडिकली उसको मेंटेनेंस में लेके जाना है तो उसमें सेकेंडरी नेम नोड इज़ इम्पोर्टेंट। ब्लॉक रेप्लिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक फाइल को एक ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 1 GB की फाइल है तो 128 MB का एक ब्लॉक बना लेंगे। तमाम ब्लॉक्स इक्वल साइज के होंगे सिवाय लास्ट वन के, क्योंकि वो मल्टीपल नहीं है 128 का। तो इस तरह से हम डाटा ब्लॉक्स बना लेते हैं। आप ब्लॉक साइज को चेंज भी कर सकते हैं और फिर हर ब्लॉक के रेप्लिकास भी बनने हैं। तो ये ब्लॉक रेप्लिकेशन है। अच्छा, ये इसका HDFS का प्रोसेस है, बड़ी सिंपल है कि क्लाइंट कॉन्टेक्ट करता है नेम नोड को कि एक फाइल की एंट्री करे। और नेम नोड जो है वो उसके पास चूंकि एक लिस्ट होती है डाटा नोड्स की, जहाँ पे उसने ब्लॉक्स को स्टोर करना है। तो तो क्या करता है फिर कि हम एक रेप्लिका एक डाटा नोड पे जो ना वो राइट करते हैं, फिर दूसरा रेप्लिका दूसरे नेटवर्क पे, और इस तरह सो ऑन। अगर 3 रेप्लिकास हैं तो 3 मुख्तलिफ डाटा नोड्स पे उनको स्टोर करेंगे। और फिर जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी एक्नॉलेजमेंट या उसका मेटा डाटा जो है वो नेम नोड पे स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस। अच्छा, इसका सेकंड कंपोनेंट जो कि मैप रिड्यूस का था, ये बेसिकली मैंने जैसे पहले प्रोग्रामिंग पैराडाइम है इसमें। इट्स वेरी सिंपल। और ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली है वो वर्ड काउंट की एग्जांपल है। इसमें मैंने जैसे बताया कि दो मेन जो फेजेस हैं, मैपिंग और रिड्यूसिंग। मैपिंग में इसमें अच्छा होता क्या है कि पहले आप इक्वल साइज के ये फिक्स साइज चंक्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल हमने 64 MB के चंक्स बना लिए अपने डाटा के, ब्लॉक्स बना लिए। एंड फिर उसमें क्या किया हमने, मैपिंग फेज में हमने की वैल्यू पेयर जनरेट कर लिया। की वैल्यू पेयर क्या है कि जो आपने 64 MB का एक चंक बनाया है उसमें कौन कौन से, ये वर्ड काउंट के एग्जांपल है। तो वर्ड काउंट में की वैल्यू पेयर हम बनाएंगे। अगर आपकी सॉर्टिंग की है या कोई और टास्क है तो आपका मैपिंग का फंक्शन उसके मुताबिक लिखा जाएगा। तो वर्ड काउंट के एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो चंक्स बने हैं, हर चंक में हम कहते हैं ओके कौन सा वर्ड कौन सा है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है।
तो वर्ड और फ्रिक्वेंसी ये हमारा की वैल्यू पेयर है। ठीक है, की हमारी इसमें वर्ड है और वैल्यू यानी कि वन टाइम वो रिपीट हुआ है। तो इस तरह हम पहले की वैल्यू पेयर तमाम चंक्स में बना लेते हैं, फिर उनको शफल करते हैं और सॉर्ट करते हैं, मतलब जो सिमिलर कीज होती हैं उनको एक जगह ले आते हैं। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग फेज में हम क्या करते हैं, उनको एग्रीगेट या समराइज करते हैं, और फिर आउटपुट आपकी किसी भी फाइल में स्टोर हो सकती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, वेरी सिंपल वन, कि आपने पहले एक्सपेंड किया, चंक्स में डिवाइड किया, की वैल्यू पेयर क्रिएट किए, फिर शफल किया और सॉर्ट किया अकॉर्डिंग टू की वैल्यू पेयर। ठीक है, यूनिक कीज, एंड फिर रिड्यूस किया, एंड फिर आपके पास फाइनल वर्ड काउंट आ गया। देन द थर्ड कंपोनेंट इज यार्न, जो कि आपका रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है। ठीक है, यार्न जो है वो हडूप के सेकंड वर्जन से ऑनवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड यार्न जो है इट सेपरेट्स रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम डाटा प्रोसेसिंग, इनेबलिंग मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो यार्न की जो लेयर है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसको स्केड्यूल कर रहा है और रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, तो वो बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग से बिल्कुल सेपरेट है ये, इसलिए ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स में एट टाइम यूज हो सकता है, जो हडूप फ्रेमवर्क के टॉप पे आप बिल्ड करते हैं, जैसे स्पार्क है, टेज है। तो यहाँ की कंपोनेंट क्या है, इसमें रिसोर्स मैनेजर है, ये इसका मास्टर डीमन है, और ये क्या करता है, इट मैनेजेस द ग्लोबल क्लस्टर रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें स्केड्यूलर और एप्लीकेशन मैनेजर वगैरह है। फिर नोड मैनेजर, जो कि इंडिविजुअल स्लेव नोड जो है वो उस पर रन होता है, एंड इट मैनेजेस द रिसोर्सेज, यानी सीपीयू या रैम ऑन दैट नोड। ठीक है, और उसकी हेल्थ क्या है, वो रिसोर्स मैनेजर बेसिकली आपके मास्टर डीमन जो होता है वो मास्टर कंप्यूटर पे होता है, और बाकी नोड मैनेजर आपके इंडिविजुअल नोड्स पे होता है। फिर देयर इज एप्लीकेशन मास्टर। ठीक है, वो एक हर एप्लीकेशन का एक जो ना वो मास्टर, मतलब ये वन पर एप्लीकेशन होता है, इट निगोशिएट्स द रिसोर्सेज फ्रॉम रिसोर्स मैनेजर, टास्क ट्रैक्स टास्क प्रोग्रेस एंड हैंडल्स फेलियर्स। फिर कंटेनर होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि सीपीयू प्लस मेमोरी, टास्क एग्जीक्यूट इनसाइड कंटेनर्स। तो ये यान के कंपोनेंट्स हैं। हडूप इकोसिस्टम में बहुत सारे जो टूल्स हैं जो इसके टॉप पे बिल्ड करते हैं, और हर एक का अपना अपना जो है ना वो पर्पस है। आप बेसिक जो हडूप इकोसिस्टम था, जो वो तो हमने बोलिए कि बॉटम लाइन में आपके पास एच डी एफ एस है, यार्न है, मैप रिड्यूस है, कि इसके और टॉप पे आप एप्लीकेशन वाइज ये अजाफी टूल जो ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें हाइव एसक्यूएल बेस्ड बेसिकली, अगर आपने क्यूरी करनी है तो उसके लिए हाइव यूज होता है, पिग है बेसिकली, ये ईटीएल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, एंड बेसिकली पिग इज वेरी पॉपुलर इन नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा। एच बेस है, नोस्क्यूएल डीबी है, कॉलम ओरिएंटेड रियल टाइम रीड राइट डेटाबेसेस, स्कूप है, फ्लूम है, स्पार्क बहुत पॉपुलर है। स्पार्क बेसिकली बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, क्योंकि ये इन मेमोरी जो ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता है। तो स्पार्क इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज। इसके अलावा जू कीपर है, अंबानी है, ऊजी है। ठीक है, ऊजी इज़ अ जॉब स्केजुलर। ठीक है, एंड वर्क फ्रॉम मैनेजर फॉर हडूप जॉब्स। अंबारी जो है वो बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है, वेब बेस्ड है, और इट प्रोवाइड्स द कस्टमर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग। सो ये एडिशनल टूल्स हैं Hadoop इकोसिस्टम के, जो आप ऑन टॉप ऑफ Hadoop जो ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कि हाउ इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस जो कि डेटाबेसेस होती हैं, डेटाबेसेस में और Hadoop में डिफरेंस क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो इनके जो ना स्ट्रक्चर का है कि आपके वहाँ पर जहाँ पर स्ट्रक्चर डाटा हो वहाँ पे आप एडीएमएस आरडीबीएमएस या डेटाबेस यूज़ करते हैं, और जहाँ पे आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो वहाँ पे आप हडूप यूज़ करें। और डाटा वॉल्यूम का डिफरेंस है कि जहाँ पे गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स आपका डाटा है वहाँ पे आप डेटाबेसेस यूज़ करेंगे, रिलेशन डेटाबेसेस, और जहाँ पे टेराबाइट्स टू ऑनवर्ड यानी है तो वहाँ पे आप टेराबाइट्स टू पीटाबाइट्स की जब बात कर रहे हैं तो, या उससे बियॉन्ड, तो आप हडूप यूज़ करते हैं, क्योंकि इट इज़ built for horizontal scaling and distributed and parallel computing.
डाटा वैरायटी है, नॉर्मली स्ट्रक्चर डाटा है, इसमें सेमी स्ट्रक्चर ये में हम जिक्र करते हैं, प्रोसेसिंग टाइप इसकी OLTP जो कि फास्ट इंडिविजुअल क्यूरीज को रिप्रेजेंट करता है। और हडूप में बेसिकली हम ऑल ऐप एंड कम्प्लेक्स क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बड़े लार्ज डाटा सेट्स। स्केलेबिलिटी है, ये इसमें वर्टिकल स्केलिंग और इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज़्यादा सपोर्टेड है। हार्डवेयर के लिहाज से आपको स्पेशलाइज हार्डवेयर चाहिए, हाई एंड सर्वर्स चाहिए फॉर डेटाबेसेस, जबकि इसके लिए आपको आम इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर भी जो ना चल जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंट जो ना आपके लिए एक्सपेंसिव है, हार्डवेयर लेवल रिडंडेंसी आपको चाहिए टू मेक इट फॉल्ट टॉलरेंट RDBMS में, लेकिन हडूप में आपको सॉफ्टवेयर लेवल एप्लीकेशन ही मिल जाती है, जिससे इज मच बेटर ऑप्शन। लेटेंसी है, इट इज़ इन मिली सेकेंड suited for real time transaction and it is from seconds to minutes designed for batch throughput। इसके अलावा थ्रूपुट है, ऑप्टिमाइज फॉर लो लेटेंसी RDMS MES एंड Hadoop जो है इट इज़ ऑप्टिमाइज फॉर हाई थ्रूपुट। कंसिस्टेंसी मॉडल है, एटॉमिसिटी और एसिड का फ्रेम जो मॉडल है वो इस पे इम्प्लीमेंट होता है, जबकि हडूप में इट इज़ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। क्यूरी लैंग्वेज में SQL जो स्टैंडर्डाइज वो यूज़ होती है, जबकि हाइव में हडूप में आपके पास वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, जिसमें स्पार्क है, पिग है, लेटेन है, पिग लेटेन है, हाइव QL है। अपडेट्स इसमें आपको फुल अपडेट करना पड़ता है, ये फुल प्रोसेस जिसे क्रूड कहते हैं हम, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वगैरह सपोर्ट है। जबकि हडूप में आपके पास अपेंड ओनली है, ठीक है, आपके पास अपडेट करना डाटा को एक्सपेंसिव है। कॉस्ट के बारे से बात कीजिए तो हाँ, इसकी लाइसेंसिंग फीस काफ़ी है, जबकि हडूप इज़ फ्री ओपन सोर्स है। नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे तो इट विल एलिमिनेट रिडंडेंसीज, जबकि हडूप में नॉर्मली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, इट इज़ डीनॉर्मलाइज्ड। सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए तो RDBMS इज मेच्योर एंड इट हैज़ लो लेवल सिक्योरिटी, जबकि हडूप अभी जो है ना अभी इट इज़ इवॉल्विंग। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीन कंपेयर्ड। अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो वर्कलोड टाइप के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का वर्कलोड है, उसके मुताबिक आपको क्या सिस्टम सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। जैसे हम बात करें सिंगल रो लुकअप की, तो उसमें डेटाबेस इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड, ठीक है। लेकिन आप एड हॉक रिपोर्टिंग, सॉरी, आप लॉग लॉग एनालिसिस की बात करते हैं, या आप फुल टेबल स्कैन की बात करते हैं, या मशीन लर्निंग की बात करते हैं ऑन टेराबाइट ऑफ डाटा, तो उसमें हेडोप इज़ द प्रेफरेबल चॉइस। अगर आपके पास नॉर्मलाइज डाटा है तो ऑब्वियसली बात है RDBMS इज द प्रेफर्ड चॉइस। कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हैं या एडहॉक रिपोर्टिंग है तो इन GBs ये RDBMS उसको यूज़ करें जब आपके पास गीगाबाइट्स तक या हद से टेराबाइट तक डाटा हो, लेकिन अगर उससे बियॉन्ड है तो हमेशा Hadoop इज प्रेफरेबल। अच्छा, व्हेन टू यूज़ RDBMS वर्सेस Hadoop, तो ये हम पहले वैसे जिक्र कर चुके हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ों का जो इसमें जो मेजर जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है वो कोई एक नहीं है, लेकिन इसमें नॉर्मली लोग जो कंसिडर करते हैं वो कि कॉस्ट और साइज ऑफ द डाटा। डाटा साइज अगर टेराबाइट से कम है, 1 टेराबाइट से, तो उसको आप RDBMS में करें, अगर उससे ज़्यादा है तो आप हडूप यूज़ करें। और डाटा के स्ट्रक्चर का भी है कि डाटा स्ट्रक्चर्ड है तो उसको स्कीमा स्कीमा को फॉलो कर रहा है तो RDBMS, वरना हडूप यूज़ करें। फ्रीक्वेंट अपडेट्स कितनी हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर रहे हैं तो हडूप प्रेफरेबल है। मशीन लर्निंग बेस कर रहे हैं तो अगेन हडूप यूज़ करें, क्योंकि इट विल टेक लेस टाइम टू ट्रेन एंड गिव यू द आउटपुट। इंडस्ट्री यूज केस बैंकिंग सेक्टर में है, ई-कॉमर्स है, हेल्थ केयर में है, टेलीकॉम, सोशल मीडिया, ये सारे यहाँ पे यूज केसेस लिखे हुए हैं। RDBMS में मसलन हेल्थ केयर की बात की जाए या सोशल मीडिया की बात की जाए तो यूज़र प्रोफाइल्स, फ्रेंडशिप पोस्ट वगैरह ये RDBMS के थ्रू आप कर सकते हैं, जबकि Hadoop के थ्रू आप सेंटिमेंट एनालिसिस, ट्रेंड डिटेक्शन वगैरह, टारगेटिंग वगैरह कर सकते हैं। हेल्थ केयर में जैसा Hadoop कैन बी यूज इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर जीनोमिक रिसर्च, मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसिंग वगैरह। और हेल्थ केयर में इट इज़ यूज फॉर अपॉइंटमेंट्स, पेशेंट रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट्स वगैरह पे। तो ये रियल वर्ल्ड में आप कोई एक
आपको इंटेलिजेंटली डिसाइड करना पड़ता है कि विच वन टू यूज़। एंड नॉर्मली लोग लैम्डा आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ प्रोसेस में हडूप और कुछ प्रोसेस में RDBMS, जहाँ पे उनको लगता है वहाँ पे इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं। दीज वर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने पिछले जो डिस्कस किए। ठीक है। ब्लॉक साइज एप्लीकेशन, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है कि आपके जो है ना जो नेम नोड, सॉरी, डाटा नोड्स होती हैं, स्लेव नोड्स, वो periodically नेम नोड को सिग्नल भेजती हैं। उससे नेम नोड को ये पता लगता रहता है कि आपकी कौन कौन सी डाटा नोड जो है आपके साथ कनेक्टेड है और कौन सी नहीं है। तो दिस इज हार्ट बीट। तो अगर कोई डिस्कनेक्टेड हो गई है, जिसके सिग्नल नहीं मिल रहे होंगे, तो इसका मतलब है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग जाएगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसको रूट आउट करके उसको सॉल्व करना है।